आइए सुनते हैं हर किसी की होती है कहानी। सेवी शर्मा द्वारा रचित एवरीवन हैज़ अ स्टोरी का हिंदी अनुवाद। हर किसी के पास सुनाने के लिए एक कहानी है। हर कोई कहानीकार है। कुछ किताबों में लिख जाते हैं और कुछ अपनी कहानी अपने दिलों में ही दबा देते हैं। प्राकथन। मैं कहानीकार नहीं था और ना ही कभी बनने की ख्वाहिश थी। मैं तो कभी अच्छा पाठक भी नहीं रहा और नहीं जानता कि कभी बन भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अब मेरे पास उससे भी बहुत ज़्यादा है। हर सुबह मैं उठकर जीने के बहाने खोजा करता। हर रात सोने से पहले ना मरने की वजह तलाशता। हर पल मैं आशा, ख्वाहिश और प्यार के कारण ढूंढता, लेकिन कोई कारण नहीं मिला जब तक मैं तुमसे ना मिला। मैंने खुद को झमेलों, कन्फ्यूज़न और डर से घिरा हुआ ही पाया, लेकिन तुमसे मिलकर मेरा मन शांत हो गया। हमारी किस्मत और सफ़र का फैसला समय के हाथों में ही होता है, और जब समय बदलता है तो सब बदल जाता है, सब कुछ, कभी बुरे के लिए और कभी अच्छे के लिए। तुमसे मिलने से पहले तक मैं ऐसा कभी नहीं मानता था। यह कोई कहानी नहीं है और शायद प्यार भी नहीं। यह कहानियों से ज़्यादा वास्तविक और प्यार से ज़्यादा ताकतवर है। यह तुम हो। हाँ, तुम, सच और ताकतवर। मैं कभी किसी के साथ खुश नहीं हुआ। मैं अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर होकर कुछ अलग महसूस करना चाहता था, लेकिन मुझे तुम मिली और मैंने पाया कि तुम महज एक इंसान नहीं हो। तुम अनंत हो। प्यार, परवाह, भरोसे, सम्मान और समझ की अनंत। शायद तुम ही वो ब्रह्मांड हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, या वह ब्रह्मांड मेरे अंदर ही था। तुम्हारी ना तो कोई शुरुआत है ना ही अंत। तुम निरंतर हो, लेकिन तुम्हारा रूप बदलता रहता है। तुम हर जगह हो और सिर्फ मेरे साथ भी। तुम मेरी निर्माता हो या मेरी रचना, मैं खुद से ही यह सवाल करता हूँ। मीरा। अध्याय 1। क्या है तुम्हारी कहानी? मैं हमेशा से कहानीकारों से प्रभावित रही। HR मैनेजर की अपनी नौकरी से मुझे प्यार है। इससे मुझे अलग जगहों के अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। हर एक की अलग कहानियाँ होती हैं, अपने गाने होते हैं जिन पर वे झूम उठते हैं। जिंदगी के बदहवा संघर्ष में अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश करते हुए मैं खुद को ढूंढ रही थी। जिस भी इंसान से मैंने बात की उसकी अपनी कोई मज़ेदार कहानी थी, जिससे मैं सोचने लगी मेरी कहानी क्या है। मैं बस नॉर्मल नहीं होना चाहती थी, जैसे कि बहुत से लोग हुआ करते थे। 26 साल की उम्र में मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे जीवन का मकसद क्या था और मैं उसे कहाँ ढूंढ सकती थी। हर वीकेंड पर मैं कैफ़े, कॉफ़ी एंड अस पर आ बैठती और वहाँ आए शानदार लेखकों की बातें सुना करती। मैं हैरान थी कि लेखक कैसे दूसरे लोगों की कहानियाँ बनाकर श्रोताओं को अपनी ओर खींच लेते थे। कैसे वह प्रत्येक इंसान को सच को निकालकर खूबसूरत कहानी बोल डालते थे। मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतनी कहानियाँ अटकी पड़ी हैं, इसलिए मुझे दूसरे लोगों की कहानी सुनने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनना चाहती। मेरा दिल ऐसी कहानी सुनाने के लिए तड़प रहा था जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती, या कम से कम मेरी। तो मैं कॉफ़ी एंड अस में बैठी थी। मेरे हाथों में गर्म कॉफ़ी का चिकना कप था। मैं अपने आसपास की आवाज़ें सुन सकती थी, ज़िंदगी का संगीत सुन सकती थी, या कानों में ईयर प्लग लगाकर बाहर की सारी आवाज़ों को बंद कर सकती थी। मैंने बहुत से लेखकों को इस दरवाजे से आते देखा था और अक्सर सोचा कि ज़रूर इस कैफ़े की दीवारों में कोई जादू होगा। वहाँ का मैनेजर कबीर अपने काम को कुछ देर के लिए रोककर मेरे पास आ गया। मीरा, तुम लेखक बनने के सपना देखना छोड़कर फाइनली अपनी किताब कब लिखोगी? उसकी आवाज़ ज़रूर किसी बाहर वाले को सख्त लग सकती थी, लेकिन कबीर मेरा दोस्त बन गया था। पता नहीं कब, लेकिन जब मैं उसके कैफ़े में रोज़ जाने लगी तो हमारे बीच होने वाली औपचारिक बातें अच्छी दोस्ती में बदल गई। वह मेरे विचारों की कदर करता और मैं उसकी बातों को ध्यान में रखती। पता नहीं, मैंने कहा, उंगलियों से अपने लंबे बालों को सहलाते हुए। मैंने छोटे से कैफ़े में जमा लोगों को देखकर निराशा से आह भरी। मुझे लगता है कि जब लिखने के लिए सही कहानी मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। अभी तक वैसा कुछ क्लिक नहीं हुआ है। मैं अभी भी उस खास कहानी की तलाश में हूँ, वो जो मुझे अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करे।
वह काउंटर तक गया जहाँ मेरी फेवरेट कॉफ़ी झागदार कैपेचिनो का दूसरा कप रखा था। कबीर ने नरमाई से मुस्कुराते हुए मेरे सामने कप रखा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम यहाँ सामने अपनी किताब में से अंश पढ़ रही होगी और मैं यहाँ तुम्हें सुनने आए लोगों को कॉफ़ी और स्नैक्स परोस रहा होऊंगा। पूरी जगह हाउसफुल होगी। वह सोचकर मुस्कुराया और एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई कि यह उसका सपना था या मेरा। यकीनन दोस्तों के सपनों में भी तालमेल होता है कि नहीं? फिर भी वह मेरे भविष्य को जितना सफल देख रहा था उतना विश्वास मुझे नहीं हो पा रहा था। जितना मैं आगे बढ़कर अपने शब्दों को जीवन देने की कोशिश कर रही थी उतना ही कुछ चीज़ मुझे पीछे की ओर खींच रही थी। मैंने उस छोटे से एरिया पर नज़र डाली जहाँ कई सारे राइटर खड़े ठंडे पानी के छोटे घूंट लेते हुए बोलने के लिए अपना गला साफ कर रहे थे। उनके शब्द ही तो मुझे बोलने और लिखने का लालच दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मुझ में वहाँ खड़े होकर लोगों का सामना करने और बोलने की हिम्मत है। ऐसा करने के लिए शायद बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैंने कॉफ़ी का बड़ा घूंट भरने से पहले फूंक मारते हुए कहा। कॉफ़ी के झाग लगे होठों से मैं मुस्कुराई और बड़ी नज़ाकत से जीभ से उसे चाट लिया। अगर कोई मेरे लिखे पर हंसेगा तो कैसा लगेगा? कबीर खिलखिलाया। वो तभी हंसेंगे जब तुम कुछ फ़नी पढ़ रही होगी, उसने पूरे विश्वास से कहा। अब मुझे बताओ, क्या तुम अगले वीकेंड ऑथर्स मीट के लिए आ रही हो? उसने पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा। जाने वीकेंड के खाते में मेरे लिए क्या हो? क्या मैं तब भी अपनी कहानी की तलाश कर रही होंगी? हर पल को जियो, महज दिनों या सालों या अपने शेड्यूल को ही नहीं। यही हमारी गलत सोच है ज़्यादातर कि हम अपनी ज़िंदगी वैसे जी रहे हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। हम हर कदम दूसरों से प्रभावित होकर उठाते हैं। सिर्फ वही बाग हमारा है जिसे हम दूसरों से छिपाकर अपने दिल में दबा कर रखते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अपने उस छिपे भाग को पहचानो, आगे बढ़ो और उस हिस्से को जियो। अपनी ज़िंदगी जियो, अपने सपनों को पहचानो, अपने सपनों को अपने ही अंदर मत मर जाने दो। मेरा भरोसा करो, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी लड़ाई उस जोखिम को उठाने के खिलाफ है। उठो, जुनून को अपने अंदर भर लो, अपना सफ़र शुरू करो, अपने सपनों को पकड़ लो, अपनी गलतियों का मज़ा लो, अपने दिल की धड़कन पर थिरको, मुस्कुराओ, हंसो, प्यार करो, जियो। लेखक अर्जुन मेहरा पूरे विश्वास से ये आखिरी शब्द कह रहे थे। उनके हाथ आपस में गुथे हुए थे और बड़ी उम्मीद से कैफ़े में मौजूद लोगों को देख रहे थे। उनकी नज़रें मुझसे मिली और मुझे अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे मुझसे बात कर रहे हों, लेकिन वास्तव में उन्होंने कैफ़े में मौजूद हर शख्स को अपने शब्दों से सम्मोहित कर दिया था। एक लेखक कैसे जादुई शक्ति से लोगों को सम्मोहित कर लेता है। मैं आंखें बंद करके कल्पना करने लगी कि मैं पूरे आत्मविश्वास से अपने श्रोताओं के सामने खड़ी हूँ। मैं नरमाई से खुद के लिए मुस्कुरा रही थी। शायद एक दिन मैं भी इसी तरह ही भीड़ जुटा पाऊंगी। आपकी क्या कहानी है मिस? मैं झटके से अपने ख्यालों से बाहर निकली जब मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर मेहरा वाकई में सीधे मुझसे पूछ रहे थे। उनकी सौम्य भूरी आंखें मुझ पर ही टिकी थी, नरमी लेकिन एक चुनौती के अंदाज में। ज़िंदगी में आपका मकसद क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सवाल स्पष्ट किया। अचानक मुझे लगा कि मेरा दोस्त ही मुझसे सवाल कर रहा है। मैंने गहरी सांस ली। मैं आपकी तरह लिखना चाहती हूँ, मैंने अपने हाथ में नैपकिन मरोड़ते हुए घबराकर कहना शुरू किया। मैंने तय किया था कि इसका जवाब मैं पूरी ईमानदारी से दूंगी, लेकिन नहीं जानती कि लिखना क्या है। मैं अपने आसपास की दुनिया से प्रेरित हूँ, लेकिन फिर भी एक ऐसी कहानी की तलाश में हूँ जो लोगों का जीवन बदल दे। मेरे शब्द मेरे कानों को ही अजीब लग रहे थे और मैं चाह रही थी काश मैंने ये कहा ही नहीं होता। मिस्टर मेहरा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। लोगों को कहानियों की ज़रूरत होती है, प्यार, आशा, अस्तित्व, बुद्धि और कभी कभी दर्द की भी कहानी। भले ही आप उन्हें पूरा सच ना बताओ, भले ही आप उनसे झूठ बोलो, लेकिन ये दुनिया क्या है? अपने आप में एक झूठ। मेरी नज़रें अभी भी सम्मोहन में उन्हीं पर टिकी थी, लेकिन मैं उनके शब्द और आसपास की खिलखिलाहट सुन पा रही थी। लेकिन आपके झूठ अच्छे होते हैं, वे लोगों को सच्चाई के लिए बदलते हैं।
मेरी तरफ से आपको खूब शुभकामनाएं, उन्होंने प्यार से कहा। थैंक यू। मैं इतना ही कह पाई। मैं उनके शब्दों से कांप रही थी, जबकि कैफ़े में खासी गर्मी थी। यू आर मोस्ट वेलकम, इतना कहकर वे अपना सवाल पूछने के लिए किसी और को ढूंढने लगे। उन्होंने अपनी नज़रें मेरे पीछे बैठे युवक पर टिका दी। सर, आप क्या करते हैं? आपकी कहानी क्या है? मैं उनके शब्दों में इतनी डूबी हुई थी कि पहले उस युवक पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैं देखने के लिए मुड़ी तो लगभग मेरी ही उम्र के एक स्मार्ट हैंडसम लड़के को बैठा पाया। उसका काला अनौपचारिक कोट उसकी भूरी आंखों पर बहुत जच रहा था। उसके कुर्सी पर सीधे बैठने के अंदाज से आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं हैरान थी कि उस पर पहले मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था। मैं सिटी बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ, युवक ने जवाब दिया। उसकी पहचान, उसकी आवाज़ गहरी और खूबसूरत थी। मिस्टर मेहरा ने अपना सवाल पूछा, आपको लाइफ से क्या चाहिए? क्या सफलता, पैसा या शोहरत आपको सभी खुशी दे सकती हैं? मैंने खुद को अपने पीछे बैठे आदमी की तरफ झुकता हुआ पाया। मैं उसका जवाब सुनने को बेताब थी। उसने अपना गला साफ किया। मेरे पास पैसा, रुतबा और सफलता है, लेकिन मैं अभी भी निश्चित नहीं हूँ कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। मैं जानता हूँ कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं ज़िंदगी से भागने के लिए अपना बैग उठाकर ट्रैवल पर निकल जाता हूँ। वह कहीं खो सा गया। ऐसा लगा कि उसका दिमाग ऐसे ही किसी सफ़र पर निकल चुका था। लेखक ने उसे टटोला। आपको क्या लगता है, सफ़र में आप ऐसा क्या पा लेते हैं? वहाँ कोई नहीं होता जो मेरा पीछा करे, मुझसे उम्मीदें करे, उसने जवाब दिया। कोई डेडलाइन के लिए दबाव नहीं बनाता। पैसा एक कीमत चुकाने पर ही मिलता है और मेरे लिए वो कीमत आज़ादी और वास्तविक जीवन दोनों ही है। उम्मीद है कि किसी दिन मैं खुद को अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार कर लूँगा। जवाब देकर उस युवक ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरा। कॉफ़ी अंदर जाने के साथ मैंने उसके कंधों को रिलैक्स होता महसूस किया। मिस्टर मेहरा ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया और एक बार फिर से अपनी आंखें ऑडियंस पर घुमाई। अपने हाथों को पकड़ते हुए उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, शायद आप सबके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ो और अपने सपनों को सच कर लो। इवेंट को ख़त्म करते हुए उनके आखिरी शब्दों के साथ ही कैफ़े तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। मैंने भी इतनी ज़ोर से ताली बजाई कि मेरी हथेली लाल हो गई। मैं यहाँ लेखक को सुनने आई थी, लेकिन मैं उस युवक के जवाब से ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर उससे बात करने से पहले गहरी सांस ली। लेकिन उसकी कुर्सी खाली थी। कॉफ़ी का आधा भरा कप उसकी मेज़ पर रखा था। मैं खड़ी हो गई। मेरी आंखें कमरे में उसके गहरे सूट को तलाशने लगी और वह मुझे कैफ़े से बाहर जाता नजर आया। मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी, मैं मन ही मन बुदबुदाई। वह भले ही इस पल बचकर निकल गया था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बता रही थी कि मुझे मेरी कहानी मिल गई थी। अध्याय 2, मिस्टर ट्रैवलर। मैं तेजी से अपनी नोटबुक में लिख रही थी और देख ही नहीं पाई कब कबीर ने मेरे पास आकर मेरी तरफ कॉफ़ी बढ़ा दी थी। तो फाइनली तुम्हें लिखने के लिए कहानी मिल ही गई, उसने खुशी से दांत दिखाते हुए कहा। मैंने प्यार से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उत्साहित आवाज़ में कहा, हाँ, मिल तो गई, कम से कम शुरुआत तो हुई। वह मेरे सामने रखी आरामदायक लाल कुर्सी पर बैठ गया। ये तो बढ़िया है, मुझे बताओ क्या लिख रही हो? मैंने कंधे उचकाए। अचानक मुझे शर्म आने लगी थी। मैं अभी से कैसे उसे बता सकती थी, जबकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरा मन मुझे कहाँ ले जाने वाला था। मैंने आह भरी, यह एक मुसाफिर की कहानी है। दिलचस्प, कबीर ने जवाब दिया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ कि तुमने अब तक क्या लिखा? गहरी सोच में अपना सिर एक और झुकाते हुए मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह पढ़ने लायक होगा भी या नहीं। कबीर ने आंखें सिकोड़ते हुए मुझे देखा और हाथ अपने सिर पर फिराने लगा। ये तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। चलो अब मुझे दिखाओ। ओके, मैंने अपनी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी और उसे अपने शब्दों को पढ़ने दिया। फिर मेरी सांस ही अटक गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह ज़ोर से उसे पढ़ने वाला था।
मैं घूमना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। मैं रोड ट्रिप पर निकल जाना चाहता हूँ, अनजानी जगहों पर रुकते हुए, उनकी खूबसूरती को तलाशते हुए। तितली को पकड़ने के लिए उनके पीछे जंगल में भागना, अलग कल्चर के, अलग लाइफस्टाइल वाले लोगों से बात करना, उनकी कहानियाँ सुनना, धूप में पार्क की बेंच पर बैठना, सूरज को निकलते हुए और छिपते हुए देखना, कभी किसी पहाड़ी की चोटी से और कभी किसी पेड़ के पीछे से। मैं भागती हुई नदी के पास घंटों बिताना चाहता हूँ, बालों से खेलती हुई हवा को महसूस करते हुए और लहरों में छिपे राज को सुनते हुए। बादलों से ढके ठंडे पहाड़ों और सागर पर एक कविता लिखना चाहता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ देना चाहता हूँ, प्रकृति को सराहते हुए उसके जादू में खो जाना चाहता हूँ। यादें संजोना चाहता हूँ, मैं खुद को जिंदा महसूस करना चाहता हूँ, उस सर्जक को महसूस करना चाहता हूँ, मैं खुद को महसूस करना चाहता हूँ। उसके हाथ हिले और मैंने उसे पन्ना पलटते हुए देखा। उसने कुछ पल खामोशी से पढ़ा और मैं बेसब्री से उसके आगे पढ़ने का इंतज़ार करने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लगभग दुखते हुए। ज़िंदगी अपने होम टाउन में कैद हो जाना ही नहीं है, बल्कि इसी नई जगहों को देखते हुए बिताना चाहिए। मैं इस दुनिया का हर कोना देख लेना चाहता हूँ। यह मेरा पुराना सपना है और जब मैं इसे पूरा करने निकलूँगा तो मुझे पक्षी के उस बच्चे जैसा महसूस होगा जो अपने घोंसले के किनारे उड़ने का इंतज़ार में खड़ा है, बेसब्री से उड़कर पूरी दुनिया को देखने जाने के लिए। कभी कभी मुझे इंसानों पर तरस आता है कि वे दूसरे जीवों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जीवों के लिए कोई बॉर्डर नहीं है सिवाय उन जगहों के जहाँ वे खुद जा सकें। इंसान ही है जो कहता है कि वो आज़ाद होकर जीता है, लेकिन वह अपनी जगह की बाधाओं में घिरा है। हम सिर्फ अपने काम से ही नहीं बंधे हैं, बल्कि अपने घरों से भी। हम घूमते नहीं हैं, हम छोटी सी निर्जन जगह पर रहते हैं, ऐसी जगह जिसे शायद पिंजरा ही कहा जा सकता है। हमारी काम की निश्चित जगह है, हम रोज़ एक ही तरह का खाना खाते हैं और एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरे लिए वो पिंजरा पुणे है। मैं पुणे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन चिड़ियाघर के शेर की तरह मैं बस एक चट्टान पर खड़ा हो नीचे अपनी सल्तनत को देखते हुए आज़ादी महसूस करना चाहता हूँ। मैं पक्षियों को उड़ते हुए, हाथियों को खुशी से नहाते हुए और अपने बच्चों पर पानी डालते हुए देखना चाहता हूँ। ये वो आज़ादी है जो इंसानों को नहीं मिली है और मैं अपने सपनों का पीछा करते हुए इसी आज़ादी को पाना चाहती हूँ। कबीर की आवाज़ डूबते डूबते खामोशी में खो गई। सब्र करने की कोशिश में मेरी उंगलियां कप के किनारे पर घूमने लगी, ऊपर से नीचे किसी बूंद को पकड़ने की कोशिश में। बेध्यानी में ही मैंने अपनी उंगली मुंह तक लाकर चाट ली। वह फिर भी खामोश रहा। फाइनली मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछ ही लिया, कैसी लगी तुम्हें? मेरी आवाज़ में डर और उत्साह था। बोलो ना, कैसी है? वह खुलकर मुस्कुराया। बहुत अच्छी है मीरा, मुझे लगता है यह लोगों के दिल को छू लेगी, कबीर ने जोश से कहा। सच में? वह सिर हिलाकर ज़ोर से हंसा। थैंक यू। कबीर मेरी डायरी बंद करके थपथपाने लगा। जब तुम और लिख लोगी तो मैं आगे पढ़ना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि आगे बढ़ने के साथ यह और दिलचस्प होती जाएगी। खुद से एक वादा करो मीरा, तुम कभी लिखना बंद नहीं करोगी। मेरा दोस्त खड़ा होकर अपने काम की तरफ लौट गया। मैं पन्ने पर लिखे शब्दों को घूरने लगी, शांति और विजयी भाव से पेन को अपने हाथ में पकड़े हुए। मैं यह जानकर खुश थी कि उसे यह पसंद आई थी। इससे पहले कि मैं दोबारा से लिखना शुरू कर पाती, कैफ़े का ब्राउन एप्रन पहने एक लड़की मेरी तरफ आई और मुझे एक फोल्ड किया हुआ नैपकिन पकड़ाया। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा और उसने खामोशी से मुझे नैपकिन खोलने का इशारा किया। उत्सुकता और दुविधा से मैंने पेन नीचे रख नैपकिन खोला। उस पर बड़े अक्षरों में एक ही शब्द लिखा हुआ था, खूबसूरत। मैंने लड़की को देखा। यह किसने लिखा है? मैंने पूछा। उसने मुड़कर कुछ दूर की एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। वह कुछ पल चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर सहज मुस्कान आ गई। कैफ़े के गेट की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, उस युवक ने मुझे यह आपको देने को कहा था।
वह वही मुसाफिर था। वह एक बार फिर बच निकला था। मैंने धूल भरी खिड़की से उसे जाते हुए देखा। मेरा ध्यान नहीं गया कि कबीर भी उसे ही देख रहा था। मैं खड़ी हुई और काउंटर की तरफ भागी। वो कौन था? मैंने कबीर से पूछा। वह तिलक रोड पर सिटी बैंक का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, कबीर ने मदद करते हुए बताया। पिछले महीनों से वो कई बार यहाँ आ चुका है। मैंने सोचते हुए अपने होंठ चबाए। वह पिछले वीकेंड की ऑथर मीटिंग में भी था ना? क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया? कबीर ने अपना सिर ना में हिलाया और इसी बीच काउंटर भी साफ करता रहा। वह ज़्यादा बात नहीं करता, हालांकि मैं उसका नाम जानता हूँ। वह हमेशा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। उसका नाम विवान है। विवान, मैंने दोहराया। उसका नाम मेरे मुंह में घुल सा रहा था। वो कैफ़े में किस समय आता है? कबीर ने कंधे उचकाए। ओह, वैसे तो वह यहाँ अक्सर आता है, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी उसका मन करता है चला आता है। मैंने एक पल सोचा, क्या अगली बार उसके आने पर तुम मुझे एक मैसेज कर दोगे? मैंने पूछा। ज़रूर, कबीर ने कहा। लेकिन तुम विवान के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? वह वही मुसाफिर है जिसके बारे में अपनी कहानी लिख रही हूँ, मैंने जवाब दिया। कैफ़े से बाहर निकलते हुए मेरी मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी, जबकि कबीर हैरानी से अपना मुंह खोले खड़ा था। विवान, अध्याय 3, 2 डिम्पल। ऑफिस जाते हुए मैं सड़क पर पड़े छोटे से पत्थर से टकरा गया। यकीनन मेरा मन काम पर था ही नहीं जहाँ मैं जा रहा था। दरअसल काम पर जाने के ख्याल से ही मैं कुछ चिढ़ा हुआ था। मैं ऐसा तो नहीं था। हाँ, मैं आज़ाद होकर घूमना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा वर्तमान को अपना 100% देने की कोशिश किया करता था। ज़िंदगी ने मुझे कुछ बड़े झटके दिए थे, लेकिन फिर भी ज़िंदगी की तरफ से दी गई नेमतों का मैं आभार मानता था। मेरी नौकरी भी उन्हीं नेमतों में से एक थी। ऑफिस के पॉलिश हुए फर्श पर आवाज़ करते मेरे जूते मेरे पहुंचने से पहले ही मेरी खबर कर देते थे। मैं खाली पड़े एंट्रेंस से जल्द होते हुए अपने एरिया में पहुंच जाना चाहता था, जहां मेरे जूते आवाज़ नहीं करते थे। मिस्टर विवान, रिसेप्शनिस्ट ने पीछे से आवाज़ दी। मैंने आह भरी। भागने की बेकार कोशिश। मैंने मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसे देखा। इस पल उसकी कोई गलती नहीं थी, बस मैं ही काम से खुद को जोड़ नहीं पा रहा था। आपके लिए बहुत सारे मैसेज हैं। आपका वॉइस मेल बॉक्स फिर से भर गया है। अब मैं वाकई में मुस्कुरा रहा था। आई एम सॉरी, मैंने खेद जताते हुए कहा, और थैंक यू कि तुमने मेरे मैसेज दर्ज किए। कोई बात नहीं सर, उसने खुशी से कहा। मैं आगे बढ़ा और जब मैंने उसके हाथों से पेपर लिए तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गई। मुझे एहसास हुआ कि वह रिसेप्शनिस्ट कितनी आकर्षक थी, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। जो औरत इस समय मेरे दिमाग पर छाई हुई थी वो वही थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले अर्जुन मेहरा से हुई बातचीत के दौरान देखा था। वही जो उस दिन कैफ़े मैनेजर से खूब बातें कर रही थी। मैं दोबारा कैफ़े में उसे ढूंढने नहीं गया था। कम से कम खुद से तो मैंने यही कहा था। मैं तो बस इलाके की बेहतरीन कॉफ़ी की तलाश में वहाँ गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा वह वहीं थी। जब उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे कुछ निराशा भी हुई, लेकिन वहाँ बैठकर मुझे उसकी और कबीर की कुछ बातें सुनाई पड़ी। मैं भागती हुई नदी के पास घंटों बिताना चाहता हूँ, बालों से खेलती हवा को महसूस करते हुए और लहरों में छिपे राज को सुनते हुए। यह मेरा पुराना सपना है और जब मैं इसे पूरा करने को निकलूँगा तो मुझे पक्षी के उस बच्चे जैसा महसूस होगा जो अपने घोंसले के किनारे उड़ने के इंतज़ार में खड़ा है, बेसब्री से उड़कर पूरी दुनिया को देखने जाने के लिए। बोल तो कबीर रहा था, लेकिन मन ही मन मैं उस लड़की की आवाज़ सुन रहा था। उसके हर वाक्य के साथ मानो कोई संगीत बज रहा था। वो शब्द शायद मेरे लिए ही लिखे गए थे। नर्म लेदर चेयर पर बैठकर सोचते हुए मैं मन ही मन खुश भी हो रहा था, लेकिन ये तो पागलपन था। उसे तो मेरी ख्वाहिश मालूम भी नहीं थी। जब वो और कबीर बात कर रहे थे तो मैं उसकी आवाज़ की झिझक को महसूस कर सकता था।
उसने अपने टैलेंट को सामने लाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि वो हार नहीं मानेगी। मैं समझ सकता हूँ कि लिखना उसके लिए उतना ही बड़ा सपना था जितना बड़ा मेरे लिए घूमना। मैं उस खास नोट के बारे में सोचकर शर्मा गया जो मैं उसके लिए छोड़ आया था। खूबसूरत। वो एक नोट एक ही साथ दो बातें कर रहा था। यकीनन उसने बहुत खूबसूरत लिखा था, लेकिन उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित कर लिया था। अभी याद करते हुए हंसी आ ही रही थी कि वह पतली दुबली कदकाठी की खूबसूरत लड़की थी। जिस शाम वह मेरे सामने बैठी थी, मैं उसकी पीठ को देर तक घूरते हुए मन ही मन उसके मुड़ के देखने की दुआ मांग रहा था। उसकी पतली टांगें बड़ी नज़ाकत से कुर्सी के पैरों से खेल रही थीं और उसकी लहराती नीली स्कर्ट के नीचे दिखती उसकी मुलायम स्किन अभी भी मुझे आकर्षित कर रही थी। लेकिन सच पूछो तो मैं उसके गहरे डिंपल और दिलकश आंखों में डूब जाना चाहता था। जब वह ध्यान से किसी बात को सुन रही होती तो डिंपल पर ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन उसकी मोहक मुस्कान मानो उसके चेहरे से एक एक परत उतार देती। ऐसा लगता मानो दो एंजल उसे एक ही समय में चूम रही हों। उसकी इमेज दिमाग से निकालने के लिए मैंने सिर हिलाया। मैंने अगले दिन कैफ़े जाने की कसम खाई, यह देखने के लिए कि मेरे नोट पर उसका रिएक्शन क्या रहा होगा। मैं पहले जल्दबाजी में वहाँ से निकल आया था, लेकिन तीसरी बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कैफ़े की उस उभरती हुई लेखिका के बारे में और जानना चाहता था। मीरा, अध्याय 4। मिस्टर राइट। जिंदगी आपके सामने वो ले आती है जिसकी कभी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। अभी कुछ सप्ताह पहले तक मैं एक कहानी की तलाश कर रही थी, और फिर मुझे जब वो कहानी मिली तो मुझे उसके बारे में बस थोड़ा ही जानने को मिल पाया। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे वो कहानी मिल गई है जो मेरी अब तक की पढ़ी गई कहानियों में सबसे ज़्यादा छू लेने वाली थी। शाम के 6:30 बज चुके थे और मैं बस ऑफिस से निकलने ही वाली थी। आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी रही थी और अब तक मेरा सिर भी दुखने लगा था। प्रॉब्लम का एक के ऊपर एक ढेर लगता जा रहा था और मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मेरा फ़ोन बजा, लेकिन मुझ में उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। फ़ोन बस बंद होने ही वाला था। मैंने अपना हाथ पॉकेट में डालकर फ़ोन अंदर डाल दिया। कुछ कदम आगे चलकर मैंने राइटर मन ने मुझे फ़ोन उठाने को उकसाया। दूसरी बार हाथ पॉकेट में डालकर मैंने बेमन से फ़ोन निकालकर कुछ बटन दबाए। कबीर का मैसेज था, तुम्हारा मुसाफिर आ गया है। सिर दर्द भुलाकर मैंने तेज़ी से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। इस बीच मेरी उंगलियां तेज़ी से फ़ोन पर कुछ बटन दबा रही थी। उसे वहीं उलझाए रखना मैं आ रही हूँ। कुछ ही पल बाद मैं कैफ़े के रास्ते पर थी। खिड़की से उसे देख मैंने अपनी चाल धीमी की और सामान्य गति से चलते हुए कैफ़े में घुसी। अंदर जाते ही मेरी नज़रें कबीर की नज़रों से मिली और मैंने सिर हिलाकर उसे थैंक्स कहा। मन ही मन अपने कपड़ों, बाल और मेकअप पर नज़र डालते हुए मैं सीधा उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। क्योंकि मैं लंच में भी काम ही कर रही थी, तो निश्चिंत थी कि मेरे दांतों या कपड़ों पर खाने का कोई धब्बा तो नहीं ही होगा। गहरी सांस लेकर मैं उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गई। तो मिस्टर विवान, कैसे हैं आप? मैं उसकी तरफ खुले दिल से मुस्कुराई, जैसे हम कब से इस मीटिंग की प्लानिंग कर रहे थे। उसने नज़र उठाई और कुछ पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। एक्सक्यूज़ मी? मैं उसकी आवाज़ से बता सकती थी कि वह यूं मेरे सामने से आकर बात करने पर हैरान रह गया था, या शायद इसलिए कि मैं उसका नाम जानती थी। अपनी टांग पर टांग रखते हुए मैं चेयर पर पीठ टिकाकर बैठ गई। पूरे विश्वास से उठाए हुए मेरे ये कदम मेरे दिल की तेज़ धड़कन की पोल उसके सामने नहीं खोलने वाले थे। आई एम सॉरी, मैंने आगे कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि आप तीसरी बार मुझे छोड़कर चले जाएं, हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए। मैंने कबीर को मेरी कैपेचिनो लाने का इशारा किया। वेल, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं गया, विवान ने पहली बार मेरी आंखों में देखते हुए कहा। एक पल के लिए शांत रहने का मेरा दिखावा टूटने ही वाला था। मैं अपने हाथों की कंपन महसूस कर रही थी। उसने अपनी नज़रें मेरी नज़रों पर टिका दी और हटाने की कोशिश भी नहीं की। उंगली के पोरों को दबाते हुए मैंने अपने हाथों को शांत रहने का निर्देश दिया।
मैंने अपना सिर हिलाया। ठीक उसी तरह जब मुझे चॉकलेट कुकी की तरफ बढ़ता देख मेरी माँ सिर हिलाती थी। लेकिन आप कभी रुके भी नहीं, आप हमेशा बच निकलते थे। मैंने आंखें उस पर टिकाए हुए ही जवाब दिया। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। उसके माथे पर एक लकीर उभरी। मुझे घूमना पसंद है। क्या आप यह नहीं जानती? जानती हूँ। मेरी आवाज़ कुछ धीमी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहना था। उसकी आंखें मुझ पर कुछ जादू कर रही थी और मैं पूरी तरह से सम्मोहित हो चुकी थी। वह बहुत नरम आवाज़ में बोल रहा था। मैं बमुश्किल ही उसे सुन पा रही थी। उसके भरे हुए होठों के हिलने से ही मैं उसकी बात का कुछ अंदाज़ा लगा पा रही थी। और आप मुझे रोकना क्यों चाहती हैं? मैं उसी दुनिया में ठहर जाना चाहती थी बहुत देर तक, लेकिन तभी एहसास हुआ कि उसे रोकने के लिए अब मुझे कुछ कहना ही होगा। मैंने अपना गला साफ किया और जोर देने के लहजे से कहा, मुझे लिखना पसंद है, शायद इसलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। क्या आप ये नहीं जानते? वह पहली बार मुस्कुराया। वो ऐसी खास मुस्कान थी जिसे आप शायद ही जीवन में कभी देख पाते हो। मानो चट्टान के नीचे गहराई में छिपे क्रिस्टल की चमक। उस मुस्कान में वो ताकत होती है जो आपको अंदर तक बदल देती है। मेरे बारे में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, विवान ने अपना सिर हिलाते हुए ऐलान किया। मैंने अपनी उंगलियों को आपस में गूंथते हुए हाथ टेबल पर रखे। हर किसी के पास एक कहानी होती है, मैंने जोर दिया। हर कोई लेखक है। कुछ उन्हें किताबों में लिख देते हैं और कुछ दिल में छिपा कर रखते हैं। अपने जवाब पर मैं खुद ही खुश थी और कुछ पल वहां खामोशी रही। हम दोनों बिना पलकें झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। इससे मुझे बचपन का वो खेल याद आ गया था जिसे मैं अपनी बहन के साथ खेलती थी। बिना देखे ही मुझे अपने पीछे हो रही हलचल पता चल रही थी और मेरे सामने कॉफ़ी मग आ पहुंचा था। आपकी कॉफ़ी। मुझे पता नहीं था कि कप लेकर कौन आया था, लेकिन मैं शुक्रगुजार थी कि कॉफ़ी की वजह से मुझे उस पर से नज़र हटानी नहीं पड़ी थी और मैंने कॉफ़ी से एक घूंट भरा। फिर फाइनली मैंने अपनी पलकें झुकाई। मैं आगे नहीं बोलने वाली थी, बोलने की बारी अब उसकी थी। मेरी 3 गहरी सांसें लेने से पहले ही वह बोला, आपके शब्द बहुत अच्छे हैं। खामोशी को तोड़ते हुए विवान ने कहा। थैंक्स, मैंने कहा। और आपकी खासियत? मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी। वह बहुत रहस्य भरा लग रहा था, लेकिन फिर भी कमाल का था। इससे पहले कि मेरा जवाब मिल पाता, विवान का फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर नंबर देखा। मुझे देखते हुए उसकी आंखों में अफसोस था, उसके चेहरे की निराशा साफ झलक रही थी। फिर वह हंसा। शायद मेरी खासियत बच निकलना ही है, वह बोला। निराशा की आह। फिर से मैंने बुझी आवाज़ में पूछा। हमेशा। वह टेबल पर मेरी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया। क्यों? मैंने जानना चाहा। मैं उसे यूं जाने नहीं देना चाहती थी। मैं जब तक हो सके उसे बातों में उलझाए रखने की योजना बना रही थी। उसने कंधे उचकाए। उसके कोट के कंधे उसके कानों तक पहुंच रहे थे। प्यार। मुझे रोना आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारत थी। क्या? मुझे घूमने से प्यार है, उसने समझाया। मैं एक जगह पर नहीं रुक सकता। अभी नहीं, मेरा दिमाग कह रहा था। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे? मैंने पूछा। क्यों? उसने चुनौती के अंदाज में कहा। मैंने उसी के अंदाज को पकड़ते हुए कहा, शायद तुम मेरी कहानी हो। मिस्टर राइट। मिस राइटर, उसने खड़े होते हुए कहा। मैं सच हूँ, कल्पना नहीं। हंसते हुए वह जाने लगा। मैं भी तुरंत खड़ी हुई और हल्के से उसके हाथ को पकड़ लिया। मैं मीरा, मैंने उदास होते हुए कहा, मिस राइटर नहीं। और इससे पहले कि वो जाए, मैं कैफे से बाहर निकल गई। विवान, अध्याय 5। देर रात की कॉल। मैं बिस्तर के किनारे अपने हाथ अपने घुटनों पर बांधे बैठा था। मेरे दिमाग में एक के बाद एक विचार भाग रहे थे। मैं बार बार हाथों में सेलफोन घुमा रहा था।
और फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगा, ऊपर से नीचे, जब तक कि मुझे वो खास नंबर नहीं मिल गया जो उस वक्त मुझे चाहिए था। उधर से जवाब आया। गुनगुनाती आवाज़ ने मेरा नाम लिया। विवान, कैसे हो स्वीटी? कितने दिन हो गए तुमसे बात किए हुए? जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बस कुछ बिज़ी। उधर से गुर्राती हुई आवाज़ आई। हाँ, काम? तुम्हें बस हर समय काम ही सूझता है ना? आवाज़ में ताना महसूस किया जा सकता था। ये सच नहीं है, मैंने बहस की, लेकिन फिर भी कुछ सच तो था। मैंने जानबूझकर अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लिया था कि दोस्तों, परिवार या कुछ और सोचने के लिए समय ही न मिल सके। हर कोई किसी न किसी चीज़ से भागता रहता है और कभी कभी मैं खुद से ही दूर भाग जाना चाहता हूँ। तो इस बार आवाज़ में कुछ खुशी थी। बताओ, और क्या चल रहा है? मैं सब जानना चाहती हूँ कि मेरा डार्लिंग भतीजा आखिर कर क्या रहा है। मैं तो भूल ही गया था। प्रिया आंटी अगर मुझे इतना नहीं चाहती तो कभी मुझे डार्लिंग ना कहती। अजीब था, उन कुछ शब्दों ने मेरी सारी झिझक दूर कर दी। मैं उन शब्दों की अहमियत समझते हुए मानो उड़ने लगा था और एहसास हुआ कि कैसे लिखे या बोले गए शब्द जहाँ सहारा दे सकते हैं वहीं तोड़ भी सकते हैं। वैसे मैंने वापस अपना ध्यान आंटी पर लाते हुए कहा, आप सही कह रही थी, मैं काम में ही बिजी था। काम तो बोरिंग होता है, उन्होंने बीच में ही टोक दिया, इससे पहले कि मैं उन्हें लोन और ब्याज दर का ब्यौरा देने लगता। काम ज़रूरी है, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये बताओ कि तुम और क्या मस्ती कर रहे हो? मैं हंसा। मस्ती के लिए समय ही कहाँ है आंटी। वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। फिल्में देखी तुमने? हाल में तो नहीं। कोई बढ़िया रेस्टोरेंट? नहीं, उन्होंने निराशा से आह भरी। मैं कल्पना कर सकता था कि वह किचन टेबल पर बैठी हुई बेसब्री से अपनी उंगलियां बजा रही होंगी। मैं हंसा। वैसे मैं एक नए कैफ़े में गया था, मैंने कहा। सच में? उनकी दिलचस्पी बढ़ी। दोस्तों के साथ? उनका मतलब समझते हुए मैं हंसा। दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड? नहीं, मैंने कहा। वहाँ की फ्रेंच रोस्ट काफ़ी बढ़िया है और मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। उनके वहाँ बोलने के लिए राइटर आते हैं। उसका ख्याल आते ही मैं रुक गया। मीरा, उसका नाम मेरे लिए शाम की सुहानी हवा की तरह था। सुनने में तो मज़ेदार लग रहा है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम अभी भी अकेले हो। ये तो मैं चाहता था ना आंटी, मैंने कहा। आपको पता है ना, मुझे दुनिया घूमना है, पूरी दुनिया को देखना है। ग्रैंड कैनियन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और पिरामिड। उन्होंने मेरी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जानती हूँ विवान, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मौका नहीं मिल पाएगा अगर। मैंने बेचैनी से उनकी बात काट दी। लेकिन मैं कर सकता हूँ और करूँगा। कब? पता नहीं, मैंने कहा। शायद जल्दी ही। तुम्हें अकेलापन नहीं महसूस होता? शायद, मैंने माना। शायद मैं अकेला हूँ भी, लेकिन इंसान को अकेले रहना भी आना चाहिए। आशा है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सब अच्छा होगा, पूरी दुनिया पड़ी है देखने के लिए, उन्होंने जवाब दिया। और वो कैसी होगी? मैंने उन्हें छेड़ते हुए पूछा। सिर्फ तुम जानते हो विवान।